गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त जेठाराम कड़ेला आपका पुनः अपने चैनल नमस्ते इंडिया के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सबने मेरे वीडियो को बहुत पसंद किया, इसके लिए आपका दिल की गहराई से स्वागत, धन्यवाद। आप सबने कमेंट में लिखा कि सर आप वीडियो लंबा बना देते हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि वीडियो शॉर्ट करूं। दोस्तों, आप सबने विधानसभा टॉपिक पर हमने कल चर्चा की थी। चर्चा के दौरान आप में से कई साथियों ने ये रिक्वेस्ट की कि सर आप विधानसभा की बैठक व्यवस्था कैसी होती है उसके बारे में आप विस्तार से थोड़ा बताएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके संबंध में मैं आपको पूरा बता सकूं। जो विधानसभा होती है, हम जानते हैं कि विधानसभा विधानमंडल का प्रथम लोकप्रिय जन सदन निम्न सदन है। जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां पर विधानसभा निम्न सदन है, और नहीं तो निम्न सदन और उच्च सदन जहां सिंगल है वहीं। दूसरी बात, विधानसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष आयु है। यह एक अस्थायी सदन है, समय से पहले भंग किया जा सकता है या इसकी समयावधि बढ़ाई भी जा सकती है। अब मैं सीधे बैठक व्यवस्था पर आता हूँ। तो मैं आपको ध्यान में रख के बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको ध्यान में रखकर मैं पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए ब्लैक बोर्ड को ये मान के चलूंगा ताकि आपको आसानी समझ आए। सबसे पहले विधानसभा के अंतर्गत एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। हम जानते हैं जब दोनों ही गैर हाजिर होते हैं तो सभापति तालिका का एक मेंबर है, उसका प्रतिनिधित्व करता है अध्यक्ष का काम देखता है। विधानसभा के अध्यक्ष का काम सभापति तालिका का मेंबर देखेगा जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गैर हाजिर है। अब सभापति तालिका क्या है? जब भी विधानसभा का सत्र आयोजित हो रहे हैं, 3 सत्र बताए थे, मानसून सत्र, शीत सत्र और बजट सत्र। इन तीनों सत्रों में जब भी सदन का सत्र शुरू हो रहा है उस समय अध्यक्ष आए। अध्यक्ष क्या करेगा? एक सूची बनाएगा जिसमें विधानसभा सदस्यों के नाम होंगे। उन्हीं नामों की सूची को सभापति तालिका कहते हैं। ठीक है, उन्हीं में से गैर हाजिर होने पर अध्यक्ष का काम देखेगा। ठीक है, तो जो विधानसभा की बैठक व्यवस्था के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक मेंबर की जगह निश्चित होती, और ये निश्चित तय करेगा विधानसभा का अध्यक्ष। प्रत्येक मेंबर कहाँ बैठेगा, उसकी जगह क्या होगी, सचेतक कहाँ बैठेगा, मंत्री कहाँ बैठेगा, सदस्य कहाँ बैठेंगे, पत्रकार कहाँ बैठेंगे, आम नागरिक कहाँ बैठेगा, ये सारी तय होती है। ठीक है, अध्यक्ष तय करता है। क्लियर? प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि विधानसभा के सदस्य जब कार्रवाई में भाग लेते हैं तो उनके बैठक व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो अध्यक्ष की होती है। दूसरी बात, और उन सदस्यों को अपने नियत स्थान से ही कार्रवाई में भाग लेना पड़ता है। जो जहां जिसका स्थान है उसी जगह से उसे कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि बहुमत दल यहाँ बैठा है और बहुमत दल का एक मेंबर है वो पीछे बैठा है और वो कोई कार्रवाई में भाग लेना चाह रहा है, उसका पीछे स्थान है तो वो आगे आके भाग नहीं ले सकता, वो वहीं से भाग लेगा। क्लियर? अब ये व्यवस्था कैसी है, इसके लिए भी हमारे प्रावधान है कि कौन कहाँ बैठेगा। तो इसको आप थोड़ा गहराई से समझे। मैं ये मान के चल रहा हूँ दाया बाया। आपको ध्यान में रखकर दाया और बाया, मेरे हिसाब से ये दाएं साइड और ये बाएं साइड। ठीक है, अब जो दाईं साइड होती है, अध्यक्ष यहां बैठ गया। अध्यक्ष ये मान लो सभा, ये आप ब्लैक बोर्ड को मान के चलो आपका सभा भवन का कक्ष है। ठीक है, यहां सेंटर के अंदर सामने अध्यक्ष बैठ गया। अध्यक्ष के दाईं ओर जो अध्यक्ष बैठेगा उसके दाईं ओर है वो सत्ता पक्ष बैठेगा। कौन बैठेगा? सत्ता पक्ष। मतलब जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी के सदस्य कहां बैठेंगे? अध्यक्ष के दाईं ओर।
क्लियर। और जो अध्यक्ष के बाईं ओर है वो विपक्ष या प्रतिपक्ष, विपक्ष या प्रतिपक्ष, एक शब्द याद रखना, हिंदी के लिए बहुत अच्छा शब्द है प्रतिपक्ष, ठीक है। जो अध्यक्ष के दाईं ओर जो पहली पंक्ति होगी, अध्यक्ष के दाईं ओर पहली पंक्ति की जो प्रथम सीट है, प्रथम सीट, दाईं अध्यक्ष के दाईं ओर पहली पंक्ति की प्रथम सीट है, उस पर मुख्यमंत्री। कौन बैठता है? मुख्यमंत्री। क्लियर। ये कहां बैठेगा? पहली पंक्ति, ठीक है। अध्यक्ष बैठेगा, अध्यक्ष के दाईं तरफ सत्ता पक्ष बैठेगा, बाईं तरफ प्रतिपक्ष या विपक्ष बैठेगा। जो अध्यक्ष के दाईं तरफ जो पहली सीट है उस पर बैठेगा मुख्यमंत्री, और बाईं तरफ जो पहली सीट है, प्रथम सीट है, प्रथम सीट है, उस पर प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष नेता, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज? प्रतिपक्ष का नेता बैठेगा, ठीक है। फिर इसके जो सदस्य होंगे विधानसभा के, वो सारे अध्यक्ष के सामने बैठेंगे। सामने कौन होंगे? अध्यक्ष के सदस्य, जितने भी मेंबर होंगे। यहां मुख्यमंत्री बैठ गया, यहां विपक्ष का नेता बैठ गया, ठीक है। और सामने में अध्यक्ष के सामने कौन बैठेंगे? विधानसभा के सदस्य, क्लियर। और जो अध्यक्ष है उसके जो बिल्कुल नीचे, अध्यक्ष की सीट ऊपर होती है ऐसे, मान लो यहां अध्यक्ष है, यहां अध्यक्ष बैठ गया, उसके आगे नीचे की तरफ सीट होगी, उस पर विधानसभा, इसके नीचे जस्ट यहां बैठेंगे विधानसभा सचिव। कौन बैठेगा? विधानसभा सचिव, क्लियर। और जो बीच यहां आगे मेंबर हो गए, और ये जो गर्भगृह, इसको गर्भगृह होता है ना मंदिर का, उसी तरह ये विधानसभा भवन का गर्भगृह। और गर्भगृह के अंदर कौन बैठता है? जो गर्भगृह होगा उसके अंदर अधिकारी बैठते। कौन? अधिकारी, ठीक है, अधिकारी। और एक वर्ड आएगा, इसको याद रखना, प्रतिवेदक गण। ये सब याद रखना, प्रतिवेदक गण। ध्यान दें, अध्यक्ष के दाईं तरफ सत्ता पक्ष, अध्यक्ष के बाईं तरफ विपक्ष, सदस्य होंगे वो सामने बैठेंगे। दाईं और प्रथम सीट पर मुख्यमंत्री, बाईं और प्रथम सीट पर प्रतिपक्ष या विपक्ष का मुख्य नेता, अध्यक्ष के नीचे सचिव, और जो विधानसभा का गर्भगृह होता है उसके अंदर विधानसभा के जितने अधिकारी होंगे वो, और प्रतिवेदक गण। प्रतिवेदक गण कौन होते हैं? जो विधानसभा की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं प्रतिवेदक गण। समझ में? विधानसभा की कार्रवाई की जो रिपोर्टिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिवेदक गण। चाहे लोकसभा में करे, चाहे राज्यसभा में करे, विधान परिषद में करे या विधानसभा में करे, ये रिपोर्टिंग करने वाले क्या कहलाते हैं? प्रतिवेदक गण। समझ में आ रहा है सबको? ये होती है बैठक व्यवस्था। इसके अलावा ध्यान दें, यहां ये सभा भवन है, इस सभा भवन के अंदर 4 दीर्घियां बनी होती है। 4 दीर्घियां होती है। एक होती है दर्शक दीर्घिया। कौन सी दीर्घिया? दर्शक। दर्शक दीर्घिया होती है, उसके अंदर आम नागरिक। ध्यान दें, पहले क्या बताई मैंने? दर्शक दीर्घा। दर्शक दीर्घा के अंदर आम नागरिक बैठते हैं। क्या आम नागरिक विधानसभा की कार्रवाई को देख सकता है या भाग ले सकता है? क्या कहा मैंने? क्या आम नागरिक विधानसभा की कार्रवाई को देख सकता है? हाँ,
आम नागरिक भी विधानसभा की कार्रवाई को देख सकता है, किंतु उसके लिए जरूरी है कि उसके पास किसी भी विधानसभा का जो मेंबर है, एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, विधायक के प्रति हस्ताक्षर एक उसके पास लेटर होना चाहिए जिस पर विधानसभा का जो सदस्य यानी विधायक की स्वीकृति का पत्र होना चाहिए। तो दर्शक दीर्घा के अंदर सामान्य नागरिक बैठते हैं। दूसरी होती है अध्यक्ष दीर्घा। अध्यक्ष दीर्घा कहाँ होती है? ये अध्यक्ष के बाईं ओर, ये अध्यक्ष बैठा, इसके बाईं ओर होती है अध्यक्ष दीर्घा, यहाँ बाईं ओर होती है। और यहाँ पर ये यहाँ कौन बैठेगा? अध्यक्ष दीर्घा के अंदर जो सार्वजनिक जीवन के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, सार्वजनिक जीवन के कोई अच्छे नाम वाले आदमी, अच्छे काम वाले आदमी, जिन्होंने अपने देश में, समाज में ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, इनके अंदर जो अच्छा काम किया, ऐसे सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति है, वो बैठेंगे अध्यक्ष दीर्घा। और अध्यक्ष दीर्घा कहाँ होती है? अध्यक्ष के बाईं ओर। ठीक है, फिर आते हैं अधिकारी दीर्घा। अधिकारी दीर्घा कहाँ होती है? अध्यक्ष के दाईं। बाईं ओर तो क्या होती है? अध्यक्ष की दीर्घा। इसके अंदर कौन बैठते हैं? सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति। और जो अधिकारी दीर्घा होती हैं वो अध्यक्ष के दाईं ओर होती हैं। और यहाँ कौन बैठेंगे? जितने भी विधानसभा से संबंधित अधिकारी कर्मचारी होंगे वो सारे कहाँ बैठेंगे? यहाँ। इसमें भी ध्यान रखना, बाकी तो यहाँ बैठ जाते हैं अधिकारी। जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अधिकारी दीर्घा के अंदर, वरिष्ठ व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो 10 अधिकारी दीर्घा के अंदर बैठते हैं। और अंतिम और लास्ट होता है पत्रकार दीर्घा। पत्रकार दीर्घा, यहाँ कौन बैठता है? यहाँ जितने भी विधानसभा की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे काम बैठते हैं पत्रकार दीर्घा। ठीक है, वापिस सुनते हैं। विधानसभा भवन में मुख्य सीट, सामने की मुख्य सीट पर बैठा अध्यक्ष, अध्यक्ष के दाईं ओर प्रथम सीट पर मुख्यमंत्री, अध्यक्ष के बाईं ओर प्रथम सीट पर प्रतिपक्ष नेता, अध्यक्ष के सामने विधानसभा के सदस्य, गर्भगृह के अंदर अधिकारी और प्रतिवेदक गण यानी रिपोर्टिंग करने वाले विधानसभा की। ठीक है, सबके समझ में आ गया। और अध्यक्ष के जस्ट नीचे है विधानसभा का सचिव। क्लियर है सबके? अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही गहराई से समझना इस चीज को, बहुत ही सामान्य सी चीज है। अगर इसको एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अब है आपको मैं विधानसभा की कार्रवाई, बैठक हो गई, अब कार्रवाई, ये ध्यान रखना लोकसभा के लिए मैंने जितनी चीजें बताई सारी चीजें खूब हुई, सारी चीजें खूब हुई, बस थोड़ा सा अंतर है। चुनाव जनता करती है, कार्यकाल 5 साल होता है, बढ़ाया जा सकता है, सारी चीजें सम्मान है, लगभग सम्मान है, लगभग सम्मान। ठीक है, लगभग सम्मान। तो आप दोनों को कंपेरिजन फिर लोकसभा लोकसभा कर। अब कार्यवाही के अंतर्गत एक और चीज ध्यान रखना, मैंने कल बताने भूल गया था कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है और न्यूनतम संख्या 60। किंतु ये भी है कि राज्यपाल को ये लगे कि विधानसभा में फला कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कम है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व कम है, तो एक जने को राज्यपाल विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। हमारे संविधान में यह भी प्रावधान है कि अगर एंग्लो इंडियन हो, एंग्लो इंडियन मतलब जैसे लोकसभा के लिए वैसे 500 अधिकतम 552 है, किंतु वर्तमान 545 है, जिसमें से 2 जनों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत करता है, और वो व्यक्ति एंग्लो इंडियन यानी या तो वो खुद भारत का मूल खुद है, भारत का मूल निवासी
का कोई एक एंग्लो इंडियन हो, यानी भारतीय अंग्रेज है लेकिन भारत का है, तो उसके एंग्लो इंडियन कहेंगे। तो एक सदस्य को राज्यपाल विधानसभा के लिए भी मनोनीत कर सकती है, राज्यपाल के पास अधिकार है, कर सकती है, लेकिन ऐसा अभी हमारे भारतवर्ष में नहीं है। अब है मैं विधानसभा की कार्यवाही की बात करूं, लोकसभा और विधानसभा की कार्यवाही सेम है दोस्तों, ठीक है। और विधानसभा की कार्य देखो, विधानसभा के सत्र आयोजित करवाने का अधिकार केवल और केवल राज्यपाल के पास है। सत्र कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, शुरू होने की घोषणा, समाप्त होने की घोषणा, ये सारा अधिकार राज्यपाल के पास है उधर, ठीक है। किंतु विधानसभा की कार्यवाही कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, सदस्य कहां बैठेंगे, कौन से सदस्य क्या करेंगे, कौन सा विधेयक लाया जाएगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है, ये सब तय करता है विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर दोस्तों। अब मैं पहली बात करूं तो विधानसभा की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है, पहला घंटा विधानसभा की कार्यवाही का जो पहला ओवर है, फर्स्ट ओवर, उसको हमें शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकाल। विधानसभा की कार्यवाही है, उसका पहला घंटा है, वो शून्यकाल कहलाता है। क्या कहा? विधानसभा 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू, सारे मेंबर आएंगे, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि आज क्या काम होगा, इसकी सूचना मेंबरों को पहले ही विधानसभा अध्यक्ष दिलवा देता। बैठक शुरू हुई, सबका अपना अपना स्थान नीचे है, अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। बैठने के बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी, कार्यवाही की घोषणा करेगा अध्यक्ष, तो जो शासन के लोग यानी जो मंत्री होंगे, वो विधानसभा के सामने, जो भी मंत्री है, इस विधानसभा के जो भी सरकार के जो भी मंत्री है, वो विधानसभा पटल पर पत्र और प्रतिवेदन, क्या कहा मैंने? पत्र और प्रतिवेदन विधानसभा पटल के पर रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही वो रखेंगे, उस पर सारे सदस्य जानकारी चाहेंगे और उस संबंध में जिस विभाग का अधिकारी है, जिस विभाग का वो मंत्री है, उसके संबंध में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी संपूर्ण जानकारी। शून्यकाल में क्या होता है? शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल होता क्या है? विधानसभा की कार्यवाही का पहला दिन। उसमें क्या होता है? मंत्री विधानसभा के सामने पत्र और प्रतिवेदन रखते हैं, उस पर विधानसभा को पूरी जानकारी देते हैं, और इस पर जो सदस्य होते हैं उस पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, ये संवैधानिक अधिकार है सदस्यों का कि जो भी प्रश्न पूछा सदस्यों ने, उस मंत्री को उसका जवाब देना पड़ता है। क्लियर है? और जो शून्यकाल होता है, इसमें क्या किया जाता है? प्रश्न मंत्री होते हैं, वो जानकारी देते हैं उस संबंध में। इसमें एक और प्रावधान है, सप्ताह में जो एक दिन प्रत्येक विभाग के लिए तय, क्या? जैसे शिक्षा विभाग, सप्ताह में एक दिन, किसी भी दिन शिक्षा विभाग से संबंधित सदस्य उस मंत्री से प्रश्नोत्तर करें। ये तय है, पहले से फिक्स है, ठीक है। दूसरा, इसको प्रश्नकाल। पहला घंटा प्रश्नकाल है। मैं गड़बड़ में आ गया, शून्यकाल प्रश्नकाल। क्या कहा मैंने? विधानसभा की कार्यवाही का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल,
प्रश्नकाल में कोई भी मंत्री विधानसभा के सामने पत्र और प्रतिवेदन रखेंगे। उस पत्र और प्रतिवेदन जिस विभाग से संबंधित होगा उस विभाग का मंत्री सदस्यों को उस संबंध में जानकारी देगा। सभी सदस्य उससे संबंधित प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। प्रश्नकाल का यह भी प्रावधान है कि सप्ताह में एक दिन प्रत्येक विभाग के लिए प्रश्नोत्तर के लिए नियत होता है। हमेशा फिक्स होता है कि फला दिन है शिक्षा विभाग होगा तो शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्नोत्तर होंगे। जो भी सदस्य प्रश्न पूछेंगे शिक्षा विभाग के मंत्री को उसके संबंध में उसके उत्तर देंगे। सबसे बड़ी बात जो प्रश्नकाल है इसको स्थगित नहीं किया जाए। इसका स्थगन यानी रोका नहीं जाना, ये तय है, फिक्स है। प्रश्नकाल तो होगा ही होगा। पहला घंटा प्रश्नकाल है। पहले घंटे के अंदर मंत्री है सभा पटल के सामने कोई भी विषय रखेंगे, उस विषय पर सदस्य प्रश्न पूछेंगे, मंत्री को जवाब देने होंगे, ये फिक्स है। इसको प्रश्नकाल कहते हैं और इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। इसका स्थगन यानी ऐसा नहीं है कि कोई मान लो नया मैटर हो गया उस समय में विधानसभा की कार्रवाई होनी जरूरी है, किंतु प्रश्नकाल को भंग नहीं कर सकते हैं, स्थगित नहीं कर। ऐसा नहीं है कि आज प्रश्नकाल नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते, ये तय है। दूसरी बात, प्रत्येक सप्ताह के अंदर एक दिन प्रत्येक विभाग के प्रश्नोत्तर के लिए तय होता है। उस विभाग का मंत्री सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देगा और पूरी जानकारी देनी होगी उस संबंध में सदस्यों को। क्लियर? फिर दूसरा काल है, दूसरी बात, एक प्रश्न आया था 2010 के अंदर किसी एग्जाम में कि विधानसभा के सदस्य या विधानसभा सरकार पर नियंत्रण रखती है। कैसे? सरकार पर नियंत्रण प्रश्नोत्तर है। जो भी मंत्री होगा उसे पता है कि अगर उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो उस संबंध में उसे विधानसभा के सामने पूरी जानकारी देनी होगी, तो उस पर नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल। प्रश्नकाल के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं विधानसभा के सदस्य या विधानसभा। दूसरा है वो है शून्यकाल। क्या है? शून्य। पहला क्या होगा? पहला घंटा प्रश्नकाल, दूसरा घंटा है वो है शून्यकाल से संबंधित। अब ये शून्यकाल क्या होगा? शून्यकाल का मतलब है दोस्तों कि जब प्रश्नकाल, जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, प्रश्नकाल के खत्म होने के बाद कोई भी सदस्य अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने या निवेदन करने, क्या कहा मैंने? कोई भी सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या निवेदन करने या अनुमति से या बिना अनुमति से, ध्यान दें मैंने क्या कहा, कोई भी विधानसभा का मेंबर है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। व्यक्त करने के लिए वो अनुमति भी ले सकता है, औपचारिक अनुमति भी ले सकता है या नहीं भी ले सकता है। बिना अनुमति के अपनी बात सभा में रखता है, इसे शून्यकाल क्या कहते हैं? शून्यकाल। क्या कहा? किसी ने आपको पूछा कि शून्यकाल क्या है, तो विधानसभा या लोकसभा के उस सदन के सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनुमति या बिना अनुमति के अपनी बात औपचारिक रूप से सभा के सामने रखते हैं, ये क्या कहलाता है? शून्यकाल। क्या कहलाता है? शून्यकाल। समझ में आ गई? जो भी मेंबर है अपनी बात है सभा के सामने रखता है, अपनी जो अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, उसके मन में क्या है, वो किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी बात को लेकर के उस मेंबर के दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या है, वो अपने दिल की, अपने दिमाग की बात को सभा के सामने रख दे, ये कहलाता है शून्यकाल। क्लियर है? शून्यकाल जब हमारा संविधान बना था उस समय शून्यकाल कोई नियम नहीं था, किंतु अब इसे भी क्या बना दिया? विधानसभा की कार्रवाई का
नियम बना दिया। क्लियर है सबके? विधानसभा की कार्रवाई का नियम बना दिया। पहला हो गया प्रश्नकाल, दूसरा हो गया शून्यकाल और तीसरा होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव। कभी मान लो विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, अचानक राजस्थान में जैसे कोरोना ने एंट्री मारी। ये एक ऐसा विषय जो लोकहित का है, अगर इसके संबंध में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे राजस्थान का भविष्य तय करती है विधानसभा। तो जैसे ही राजस्थान में कोरोना ने एंट्री ली, पता चला कई लोग उससे प्रभावित हुए, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई हो रही है तो विधानसभा का कोई एक मेंबर खड़ा होगा और विधानसभा की कार्रवाई में बीच में खड़ा होकर के कहेगा कि फलाना राजस्थान के अंदर एक ऐसी महामारी आई है जिसको अगर समय रहते नहीं रोका गया तो उसका बहुत भयंकर परिणाम भुगतना होगा। संसद या विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई को बीच में रोका, उस कार्य को बीच में रोक करके ऐसे किसी लोकहित जिससे सारा देश या सारा राज्य प्रभावित है, जिससे सारा देश या सारा राज्य प्रभावित है, ऐसे लोकहित के विषय को सभा पटल पर सभा की कार्रवाई को रोक कर रखा जाता है, वो कहलाता है ध्यानाकर्षण। ध्यान आकर्षित करना, यानी सभी सदस्य बैठे हैं। जैसे राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 मेंबर किसी बिल को लेकर के चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा कि फला जिले के अंदर एक गौशाला है, उस गौशाला के अंदर एक गायों के अंदर एक ऐसी महामारी फैली है जिससे वहां 50 गाय हैं। ये लोकहित का विषय हुआ। अगर वो विधानसभा के सामने ये बात नहीं रहेगा तो उसका बहुत भयंकर परिणाम होगा। तो विधानसभा की कार्रवाई को बीच में रोका इसीलिए इसको स्थगन मतलब रोक देना, ड्रॉप करो। बीच में रोका इसलिए इसको स्थगन। उसमें सभी सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, इसीलिए इसे ध्यानाकर्षण। लोकहित के किसी विषय को विधानसभा की कार्रवाई में सामने रखे और उनका दूसरे जो कार्य हो रहे थे उनको रोक करके वो कार्य सामने रखे, तो ये जो होता है वो ध्यानाकर्षण बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे सभी प्रभावित हो या सबके हित का हो। तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ध्यानाकर्षण या स्थगन का मतलब है दोस्तों रोकना, बीच में रोकना। स्थगित काम होगा, एक वर्ड है, खत्म करना नहीं है, समाप्त करना नहीं है। स्थगन मतलब उस समय के लिए टाल दिया, कुछ समय के लिए टाल दिया, आगे हो सकता है, ध्यान रखना। तो किसी ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिससे सभी प्रभावित हो या बहुत ही लोकहित का हो, ऐसे विषय को सभा पटल के सामने विचार विमर्श के लिए जो रखता है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, अब एक और बात प्रश्न यहाँ था कि क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पूर्व जो भी प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव किसी मेंबर ने कहा कि फला गांव के अंदर है वो बाल बहुत ज्यादा हो रहा है, ये लोकहित का विषय है। अब
इस विषय को विधानसभा ग्रहण करेगी या नहीं, ये तय कौन करता है? तो ध्यान रखना, विधानसभा के जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होते हैं या स्थगन प्रस्ताव होते हैं, उसको ग्रहण करने का केवल और केवल अधिकार किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इस ध्यानाकर्षण हो गया, या लिख लेना। फिर होता है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य यानी रुपए पैसे से संबंधित सारी बातें। क्या कहा? सरकार की कितनी आय, सरकार ने कितना व्यय किया, सरकार आगामी समय में क्या क्या योजनाएं लाएगी, सरकार इन योजनाओं पर कितनी मद खर्च करेगी, कौन सी मद पर कितना खर्च होगा। क्या कहा मैंने? सरकार की आय कितनी हुई, सरकार ने व्यय कितना किया, सरकार नई कितनी योजना लाएगी, उन योजनाओं पर कितना धन खर्च होगा, किस रूप में होगा, किस प्रकार होगा, ये सारी जानकारी वित्त मंत्री, कौन? वित्त मंत्री विधानसभा के समक्ष बजट सत्र, ध्यान दें, क्या कहा? सरकार की कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, नई कितनी योजना आएगी, उन योजनाओं पर कितना खर्च होगा, केंद्र सरकार से कितना कर्ज लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा, कहां खर्च होगा, इन सारी जानकारी को वित्त मंत्री विधानसभा के सामने बजट सत्र में, कब? बजट सत्र में बजट के रूप में पेश करता है। सरकार की आय में और नई योजनाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी वित्त मंत्री बजट सत्र में बजट के रूप में विधानसभा के पटल पर रखता है। और उन जितनी योजनाएं होंगी, जितनी मांगे होंगी, जितना खर्च होगा, उस पर संपूर्ण जानकारी वित्त मंत्री को, सदस्यों को देनी अनिवार्य है। ठीक, जब तक, ठीक है, पूरी जानकारी सदस्यों को देना। अब देखो, इसमें भी जो वित्तीय कार्य होंगे, उस वित्तीय कार्य के लिए दो चरण हैं। ठीक है, पहला चरण होता है वित्तीय कार्य, जो बजट आया विधानसभा के सामने। अब कैसे आएगा, क्या होगा? जैसे ही वित्त मंत्री ने सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा विधानसभा के सामने बजट सत्र में बजट के रूप में विधानसभा के सामने रखा, तो उसका जो विधानसभा का बजट पेश करेगा, उस बजट पेश करने के बाद दो चरण होंगे। पहला चरण होगा उस पर विचार विमर्श और चर्चा, विचार विमर्श व चर्चा बजट पर। जो बजट सामने रखा है ना वित्त मंत्री ने, उस बजट पर जो पहला चरण होगा, उस पर सारे विचार विमर्श करेंगे और चर्चा करेंगे। दूसरा चरण होगा द्वितीय चरण, वित्तीय कार्यों का द्वितीय चरण या बजट का द्वितीय चरण, विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा। विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा। कौन से विभाग को कितना बजट से, जैसे शिक्षा में नई पहल करनी, नई पहल बजट में बताया गया कि शिक्षा नवाचार लाना है, इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर की आवश्यकता। अब उस कंप्यूटर को लाने के लिए कितना बजट चाहिए,
कितनी मांग होगी, डिमांड कितनी होगी। तो जो भी विभाग होगा, प्रत्येक विभाग की कितनी कितनी मांगे हैं, उसे अनुदान मांग कहते हैं। किसी भी योजना को पूरा करने के लिए उस विभाग द्वारा जो मांग की जाती है वो अनुदान मांग। तो प्रथम चरण के अंदर तो बजट पर विचार विमर्श होगा। द्वितीय चरण के अंदर कितना मत चाहिए, उस पर जितने कितना मत चाहिए, उन अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा होगी। ठीक है, फिर अंत में क्या करेंगे, अंतिम चरण है, तृतीय चरण क्या होगा, जितनी भी मांगे हैं उन मांगों को जब तक विधानसभा की स्वीकृति, विधानसभा की स्वीकृति, जितनी भी वित्त मंत्री ने जितनी भी विभागवार मांगे बताई है उन मांगों पर चर्चा। या ऐसा भी होता है, वित्त मंत्री ने बजट रखा, बजट रखने के बाद विभागवार मंत्री खड़े होते हैं, कहेंगे हमारे इस योजना को हमें पूरा करना है, इस योजना के लिए इतनी अनुदान मांग की आवश्यकता है, उस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में उसको बजट आवंटित करना है। ये बजट आवंटित करने का जब तक विधानसभा की जो सदस्य हैं, सारे सदस्य 2/3 बहुमत से, ध्यान देना 2/3 बहुमत से जब तक किसी भी वित्त से संबंधित अनुदान मांग है, 2/3 बहुमत से विधानसभा यदि स्वीकृति नहीं देती है, तब तक सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। सरकार की किसी भी अनुदान मांगों पर विधानसभा के 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा 1 रुपया भी विधानसभा का जो विधानसभा के सदस्य सरकार है, रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। उसकी मांग भले कितनी हो, सरकार है, लेकिन जब तक 2/3 बहुमत से उस मांग को स्वीकार नहीं कर लिया गया, तब तक उस मद पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। समझ में आई सबके? अब थोड़ा सा ये विधानसभा की कार्यवाही सबके समझ में आ गया? आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको कल बताया था कि विधानसभा, विधानमंडल भारतीय संविधान की जो छठा भाग है, हमारे हिंदुस्तान के संविधान का छठा भाग है, उस छठे भाग की हमारी जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंदर अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक विधानमंडल का वर्णन है, और अनुच्छेद 168 विधानसभा के गठन के संबंधित है। ठीक है, अब हम जानते हैं इनमें विधानसभा के 7वीं अनुसूची, विधानसभा के कार्य बताए गए हैं। 7वीं अनुसूची के अंदर ये दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि हमारे देश में केंद्र और राज्य 2 अलग अलग क्षेत्राधिकार है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में मनमुटाव नहीं हो, इसके लिए उनके कार्य क्षेत्र को बांट दिया गया। ठीक है, कार्य क्षेत्र को 4 अनुसूची में बांटा गया, उस पर कभी चर्चा करूंगा। 4 अनुसूची है। पहली अनुसूची केंद्रीय सूची या श्रव्य सूची, जिस पर कानून बना, उनके जितने भी उसके अंदर विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। दूसरी है राज्य सूची या क्षेत्रीय सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य को। तीसरी अनुसूची समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है, लेकिन जब भी दोनों के अंदर विवाद होगा, ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। और चौथी अनुसूची, दोस्तों हमारे जो संविधान का निर्माण करने वाले हैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। दोस्तों कितने महान थे वो लोग, उन्हें हमारे आज के समय की, उन्हें पहले से ही ज्ञान था कि आगे आने वाला समय ऐसा होगा, तभी तो देखो सारे काम बांट दिए, कुछ काम केंद्र को दे दिए, कुछ राज्य को दे दिए, कुछ दोनों को डिवाइड कर दिया, ताकि लड़े नहीं किसी विषय को लेकर केंद्र के ये मेरा विषय, राज्य के ये मेरा विषय, मैं बनाऊंगा, ये तो मैं नहीं कर दिया।
लेकिन देखो उनके पास कितना दिमाग था। उन्हें देखो कितने बड़े ज्ञानी थे। उन्हें यह भी मालूम था कि हमने सारे विषयों को विभिन्न सूचियों के माध्यम से आवंटित कर दिया है, किंतु इसके बाद भी कोई नया विषय भी पैदा हो सकता है। जैसे 1969 के अंदर इंटरनेट आया। आप जानते हो साइबर क्राइम से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल है, बहुत सारे आर्टिकल्स एक्ट है। उन्हें क्या पता था? देखो कितना दिमाग था। तभी तो उन्होंने 1969 में ही वो तो पैदा हुआ है, पहले था ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत में हमने कार्यों को विभाजित कर दिया है, लेकिन इसके अलावा जितने भी कार्य बचेंगे उन्हें अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट विषय कहलाएंगे। उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को। क्लियर? जैसे इंटरनेट आया और इंटरनेट पर बहुत सारे कानून बने और वो केंद्र में बने। क्लियर है? तो हमारी संविधान की बात से अनुसूची 7वीं अनुसूची में विधानसभा के कार्य निर्धारित है। उन विधानसभा के कार्यों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल को ही है। ठीक है? सारे हम जानते हैं कि सारे काम विधानसभा की कार्रवाई प्रतिदिन नहीं होती, इसीलिए विधानसभा के कार्यों को संपादित करने हेतु सचिवालय होता है। ठीक है? इसके अलावा विधानसभा के कार्य, कौन सा कार्य होना है? कार्य हुआ उसका निरीक्षण करना, उसकी जांच करनी है, उसकी पड़ताल करनी है, या उससे संबंधित अन्य राज्य में जाकर के पता करना है। तो ये काम है समितियों के माध्यम से होता है। विधानसभा विभिन्न समितियां बनाती है। वो समितियां क्या करेगी? वो समितियां है, एक और ध्यान है, मंत्री परिषद का 1/3 भाग होती है समिति के सदस्य। ठीक है? तो विधानसभा की समितियां हैं, विधानसभा के कार्यों को संपादित करती है विभिन्न समितियों के माध्यम से। तो मैं 2-4 आपको बता देता हूं फिर विभिन्न समितियों के बारे में। तो जितने भी काम होंगे उनकी जांच करने के लिए सरकार के जितने भी कार्य हैं उनकी जांच करने के लिए 2 समितियां होती हैं। एक होती है याचिका व विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति, ध्यान रखना, सरकार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जितने भी बिल पास किए हैं उन पर उनकी जांच, जितने भी वित्त से संबंधित काम हुए उनकी जांच करने का अधिकार विधानसभा की एक समिति है जिसका नाम है याचिका और विशेष अधिकार समिति। ये सरकार के विभिन्न कार्यों के लेखा जोखा की जांच करेगा। एक और है, कोई भी कार्य हुआ है उसकी समीक्षा, ये काम अच्छा हुआ या नहीं इसकी समीक्षा करनी है। इसके लिए भी विधानसभा ने एक समिति का गठन किया है। उस समिति का नाम है शासकीय आश्वासन समिति। आश्वासन समिति क्या काम है? मैंने ये कहा कि जितने भी काम हुए उनकी जांच पड़ताल करने के लिए तो समिति है याचिका और विशेष अधिकार समिति। रट ले ये चीज, लोकसभा में भी यही है, लोकसभा भी इन्हीं की नियुक्ति करती है। तो जो जांच करने वाली समिति होगी वो होगी याचिका और विशेष अधिकार समिति। और जो काम हुआ है, जो बिल पारित हुआ है, उस बिल से संबंधित सही है गलत, किस तक हुआ, कैसा हुआ, उसकी समीक्षा करनी है। ये राजस्थान में ऐसा है, गुजरात में ऐसा हुआ, इन दोनों की समीक्षा करनी है। वो समीक्षा काम करने वाली समिति है शासकीय आश्वासन समिति। फिर एक नई समिति है, हमेशा का जो विधानसभा का काम हुआ है, रोजाना के कार्यों को संपादित करने वाली जो समिति है उसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। याद रखना, प्रतिदिन विधानसभा की
जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में कितना काम हुआ, कैसा हुआ, ये जो देखने का काम है वो ये कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति का काम है रोजाना के कार्यों की देखरेख करना, ठीक है। फिर है एक होता है संकल्प नियत समिति, इसको याद रखना, संकल्प नियत समिति। ये क्या काम करती है भाई? इस संकल्प नियत समिति, इसका काम क्या है? ये जो गैर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गैर संवैधानिक कैसे, गैर सरकारी कैसे, गैर सरकारी सदस्यों के बिलों पर चर्चा, जांच, ठीक है। जो गैर सरकारी बिल आएंगे, विधेयक आएंगे, मैंने पहले भी कहा था कि विधानसभा पटल पर गैर सरकारी विधेयक भी लाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे बिल सरकारी बिल ही हो। गैर सरकारी बिल है, आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब इतना पूछते नहीं है, इसमें आप इतना याद रख लो कि जो भी गैर सरकारी यानी सरकारी बिल नहीं है, गैर सरकारी, गैर सरकारी का मतलब विधानसभा का सदस्य नहीं है, वो यदि बिल लाता है तो वो गैर सरकारी बिल है, ठीक है। इस गैर सरकारी बिलों की समीक्षा करनी, जांच करनी, पड़ताल करनी, उस पूरा काम है वो होता है संकल्प नियत समिति का होता है दोस्तों। संकल्प नियत समिति गैर सरकारी बिलों पर पूरी जानकारी देगी, पूरी पड़ताल करेगी। और अंतिम है वित्त संबंधी, वित्त संबंधी पैसा हमने खर्च, वित्त संबंधी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है कि सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है उसकी समीक्षा करने के लिए केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा कौन सी समितियों की नियुक्ति करती है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 समितियां होती हैं, एक होती है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, दूसरी होती है सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, और तीसरी होती है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। ध्यान रखना, सरकार के वित्त से संबंधित कार्यों को पूरा करना, उसकी जांच करना, उसकी समीक्षा करना, उसका निरीक्षण करना, ये जो काम है विधानसभा की समिति होती है, लोकसभा की समिति है, 3 समितियां हैं। वित्त से संबंधित कार्यों की संपूर्ण जानकारी लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति, इनका काम है वित्त से संबंधित कार्यों को देखना। और अंतिम है, एक और याद रख लेना, अध्यक्ष को सलाह, जो लोकसभा या विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सलाह कौन देगा। मान लो किसी विषय पर, जैसे मैं आपको नया मैटर बताता हूं, जैसे राजस्थान विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की बहुमत सरकार है, किंतु यहां क्या हुआ, यहां पर कांग्रेस के ही विधायक सचिन पायलट है, जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे, वो साइड में हो गए। उनको, कांग्रेस पार्टी को ये नियम है कि किसी भी पार्टी को ये लगे कि उसका एमए, उसके द्वारा, उस पार्टी द्वारा चुना गया एमएलए या एमपी पार्टी की मुख्य धारा से हटके काम करता है, तो विधानसभा या लोकसभा का स्पीकर उन सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है, निलंबित कर सकता है, प्राथमिक सदस्य खत्म करवा सकता है। राजस्थान में भी ऐसा, ठीक है। तो मान लो ऐसा, तो अब हुआ क्या कि विधानसभा की कार्रवाई नहीं हुआ, हम जानते हैं कोरोना चल रहा, इसलिए विधानसभा की कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। विधानसभा की कार्रवाई नहीं हो रही है और राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर है सीपी जोशी। सीपी जोशी ने 19 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया, उन 19 विधायकों कोर्ट में चले गए।
अब उन पर निर्णय लेना था, कोर्ट ने रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि कोई भी नोटिस आता है तो पहले उसकी समीक्षा होनी चाहिए विधानसभा में, इसलिए वो अटका हुआ है कोर्ट। ठीक है, तो इसको जो सलाह, जब भी किसी ऐसा कोई विषय आया और सीपी जोशी को लगा कि इस पर मुझे जानकारी नहीं है, तो उसको सलाह देने वाली जो समिति है उसका नाम है पुस्तकालय समिति। ठीक है, पुस्तकालय समिति। अब अंतिम प्रश्न, मैंने पहले ही बताया था कि विधानसभा विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना, वित्त से संबंधित ये सारी, मैंने जो ऐसे तो बहुत सारी समितियां हैं, 15-18 समितियां हैं, लेकिन जो बेहद ही महत्वपूर्ण है मैंने उनको आपके सामने पेश किया। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बेहद ही अच्छा लगा। आपसे पुनः दरखास्त है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें, तभी वो आपके लिए कुछ काम का साबित होगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने नाती रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।